विजयवर्धन हूँ और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे फेसबुक वॉल पर। साथ ही साथ आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक बाबा पर। सामाजिक सरोकार के अपने कार्यक्रम के तहत मैं आपको रोज ऐसे लोगों से मिला रहा हूं जो नेशनल सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने कामकाज के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, जिनके जीवन से हमें कई तरह की शिक्षाएं, कई तरह की प्रेरणाएं मिल सकती हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिनके बारे में कहने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिहार में जब किसी किसान के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा और उसकी वह किसान, वो दोनों चाहता है कि पटना यूनिवर्सिटी में इस बच्चे का एडमिशन हो। पटना जब वो बच्चा पढ़ने लगता है तो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ से बड़े कैरियर की तरफ जाए और फिर आईएएस, आईपीएस, बैंक इत्यादि बड़ी जगहों पर वो लोग जाते हैं और बड़ा कैरियर बनाते हैं। ऐसा बिरले होता है जब कोई आदमी पटना कॉलेज में पढ़ा हो, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, माफ कीजिएगा, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद देश के अग्रणी बैंकों में उच्चाधिकारी रहे हों और अपने कैरियर के अवसान के बाद हल हाथों में थाम लिया हो। आज मैं आपको बैंक के, सरकारी बैंक के एग्जीक्यूटिव से अवकाश लेकर अपने हाथों में हल और फावड़ा लेकर खेती शुरू करने वाले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व महाप्रबंधक सह अपने अवकाश के बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए विशेष सलाहकार के तौर पर काम करने वाले राकेश नारायण से मैं रूबरू करवा रहा हूं। श्री राकेश नारायण, स्वागत है आपका मेरे फेसबुक लाइव में। हाँ, नमस्कार सर। मैं यूनाइटेड बैंक में 34 साल रहा और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद मैं वहाँ एडवाइजर भी रहा और एडवाइजर के रूप में मैंने एक म्यूजियम भी लिखी। एक तो कॉफी टेबल बुक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एन अवेकनिंग। दूसरा बैंक पर एक किताब है, प्रिजर्विंग द पास्ट। वो 160 पन्ने की किताब है। तो एडवाइजर का जब मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया तो मैं ग्रेटर नोएडा में आ गया। ये घर मैंने तब लिया था जब मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में था। यहाँ इसलिए लिया था कि ये अथॉरिटी का जमीन कुछ दूर तक है, उसके बाद से खेती का जमीन है जो किसानों का है और कृषि से मेरा लगाव बचपन से रहा है। और मैं यहाँ पर आने के बाद मैं जुलाई 2020 में मैं यहाँ आ गया। जून में मेरा टर्म एज एन एडवाइजर समाप्त हो गया था। म्यूजियम बन चुका था, उसका इनॉग्रेशन भी हो गया था। जुलाई में आने के बाद, हालांकि वो काल थोड़ा सा कोरोना के चलते डिफिकल्ट था, तो मैंने पहले से सोच रखा था कि पास के गांव में जमीन लेकर के वहाँ खेती बाड़ी का काम शुरू करूं, खास करके ऑर्गेनिक फार्मिंग का, क्योंकि जो सब्जी या फल बाजार में उपलब्ध है उनमें केमिकल फर्टिलाइजर दिया होता है और न केवल वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है बल्कि उससे जमीन अपने गुणों को भी खो देती है। तो इस सिलसिले में जब मैं पास के गांव में गया और वहाँ लोगों से बातचीत की तो मुझे एक एचसीएल के इंजीनियर मिले जो हरियाणा के हैं, जाट हैं। उनका अपना फार्म है 4 बीघे का। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, बहुत से फल के वृक्ष हैं, उसके अलावा सब्जी उपजाते हैं। तो
वो वर्चुअली मेरे फ्रेंड फिलोसफर और गाइड हो गए। उन्होंने कहा आप ज़मीन लेने के पहले ऐसा कीजिए कि मेरे इस फार्म में ही कुछ ज़मीन आप रेंट पर ले लीजिए, मोबाइल और लगी दूसरा बड़ा। यहाँ आप खेती करने के बाद आपका जैसा अनुभव रहेगा, उसके बाद अपना फार्म हाउस लेने का सोचेंगे। तो वहाँ हमने कुछ ज़मीन ले लिया उनसे, और वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने सब्जी लगाया जो पूरा ऑर्गेनिक था। और जिस तरह बैंक में जब हम किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को फिनांस करते हैं और उसको ईटा ईटा के बाद ईटा बनते हुए और उस प्रोजेक्ट को पूरा होते हुए और उसका जो प्रोडक्शन शुरू होता है वो देख करके कितनी खुशी होती है, उसी तरह आप जब अपने हाथ से बीज लगाएंगे, उससे वृक्ष होगा, फल होंगे और सब्जी होगी, तो उसी तरह की खुशी मिलती है। और ये कोई कॉमर्शियल वेंचर नहीं है अभी, ये सिर्फ अपने लिए हम लोग ये खेती कर रहे हैं। और जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, कई गलतियां भी हुई उसमें, उसके आधार पर फिर अगले साल ये पेंडेमिक खत्म हो जाता है तो अपना फार्म हाउस लेने का विचार करेंगे। इसके साथ हम लोग वहाँ पर कड़कनाथ मुर्गा जो है उसका भी पोल्ट्री एक खोला है, और एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है जिसमें मछली पालन का भी काम शुरू किया है। और वहाँ गाय भी है, गिर नस्ल की गाय है जिनके गौमूत्र और गोबर से ही खाद बनाया जाता है। तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और धीरे धीरे इसका प्रचार भी हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो प्रोडक्ट्स है कुछ महंगे पड़ते हैं क्योंकि उसमें वेस्टेज होता है, और जो हम पेस्टिसाइड देते हैं वो भी केमिकल नहीं होता है। तो कुछ ये प्रोडक्ट्स महंगा है, लेकिन आप जब इसकी उपयोगिता और इसके हेल्थ से इसको जोड़कर देखेंगे तो शायद हर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही खाना शुरू कर दे। तो ये अनुभव बहुत अच्छा रहा और हम लोग सीख रहे हैं और आगे और सीखेंगे। फिर हम लोग अपना अपना एक फार्म हाउस बना करके वहाँ खेती करने का विचार है। सर, आमतौर पर जब लोग अपने नौकरी के उत्तरार्ध में होते हैं तो वहां से वो यह सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा पैसा मिलेगा और उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा और बाकी जिंदगी जो है सो घर में जीऊंगा, एफडी पर ब्याज आएगा, थोड़े थोड़े इनकम दूसरे जगहों से आ जाएंगे, कौन उतना रिस्क लेता है। और भारतवर्ष में कृषि जो है वो सबसे ज्यादा जोखिमों से किया जाने वाला काम है। आपने ये सस्ते रास्ते ना चुन करके जोखिम भरा रास्ता क्यों चुना? देखिए, हर 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 किसी के खुशी का पैमाना अलग अलग है। आपके लिए आपको जो आनंद देता हो शायद हमें ना दे, हमको जो अच्छा लगता हो शायद आपको अच्छा ना लगे। चूंकि कृषि से मेरा लगाव शुरू से रहा, गांव में भी, और मेरे पिताजी भारतीय पुलिस सेवा में थे, तो आप देखते हैं जो पुराने जिले थे उसमें बहुत खास करके पुलिस अधीक्षक का जो सरकारी आवास होता है उसमें बहुत खेत होता है। तो हमने उस समय से खेती करना सीखा था जब हल चलता था और बैलों से जैसे गेहूं का दौनी होता था। अब तो समय बदल गया है। तो ये लगाव की भी बात है, शौक की भी बात है, और ये जीवन में कभी ठहराव नहीं आने देता है। इसलिए मैंने इस खेती करना ही उचित समझा। हालांकि अभी ये शुरुआती दौर है, अभी तो मैं दूसरे के खेत को रेंट पे लेके खेती कर रहा हूँ। अगले साल शायद अपना खेत हो जाए यहाँ। हालांकि गांव में हमारे बिहार में तो जमीन है ही, लेकिन मेरे बच्चे दिल्ली में ही हैं और मैंने यहाँ घर ले लिया है, इसलिए मैं यहीं पर खेती करने का सोच रहा हूँ। हालांकि गांव में भी जो हमारी खेती होती थी वो भी बदल चुका है। अब ज्यादातर वहाँ कैश क्रॉप जैसे केला लगाया जाता है, और हमने गांव में बहुत परिवर्तन देखा वहाँ। अब प्रोटीन इंटेक उनका बढ़ गया है,
वहाँ भी खुशहाली आई है। लेकिन आप वहाँ से अगर यहाँ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कंपेयर करेंगे तो यहाँ के जो किसान हैं ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, और जिनके बारे में मैंने कहा वो खुद इंजीनियर हैं, लेकिन जिस तरह से वो खेत में काम करते हैं वो देख के बहुत प्रेरणा मिलती है। पूरा परिवार लगा रहता है। और जैसे 9:30 से उनका कोई कॉन्फ्रेंस है, 9 बजे बोलते आप याद करा दीजिएगा, 9 बजे फिर नहा वहा करके उसमें चले जाते हैं अपना काम करते हैं, मैंने अपने प्रोफेशन के साथ वो खेती करते हैं। तो यहाँ के किसान ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगते हैं। सर, जब आपने एग्रीकल्चर शुरू किया, आप एकाएक इसी कमरे से निकल करके और आपने पानी की जो लोग टेरेस गार्डनिंग करते हैं या किचन गार्डनिंग करते हैं वो नहीं करके आप सीधा खेतों तक पहुंच गए, तो किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? हाँ, देखिए शुरू में तो दिक्कत था, उतना मेहनत करने पर उस तरह के मेहनत का तो मैं आदी नहीं था, क्योंकि बचपन से लगाव था। इसलिए जो भी कष्ट हुआ वो ये सोचकर कि हम एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाएंगे यहाँ जो हम लगा रहे हैं, और यही सोचने के बाद वो जो कष्ट था वो समाप्त हो गया और बहुत आनंद की अनुभूति हुई। यही कारण है कि मैं यहाँ खेती से जुड़ गया। सर, आपको जो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें क्या क्या संभावनाएं दिख रही है? देखिए, पश्चिम के देशों में जहाँ जो डेवलप कंट्री है वहाँ लोग इसके लिए कॉन्शस हैं, और वहाँ तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है। भारत में अभी उस तरह से बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन जो कॉन्शस है, और उम्मीद है कि भविष्य में भारत का हर नागरिक कॉन्शस हो जाएगा, तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर होंगे। महंगे होते हैं, लेकिन आप इनका अपने हेल्थ से जोड़कर देखेंगे तो इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद है कि धीरे धीरे ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा पॉपुलर होते जाएंगे। सर, आमतौर पर भारतीय कृषि मानसून पर डिपेंड करती है। दूसरी तरफ यहाँ कुछ दिनों पहले एक तूफान अरब सागर से उठा था और अभी एक तूफान पश्चिम बंगाल में उठा है। ये जो तूफान आते हैं ये किसानों के चेहरे पर सिकन भी साथ में लेकर के आता है। आप एक एग्जीक्यूटिव टर्न्ड फार्मर हैं। जब इस तरह की खबरें आती है, इस तरह की चुनौतियां आती हैं, तो आपके मन में क्या क्या सवाल उत्पन्न होते हैं और फिर आप इनसे कैसे निपटते हैं? पहले कहा जाता था कि भारत का फिनांस मिनिस्टर मानसून होता है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में जो कृषि होती है वो बारिश पर डिपेंडेंट है। लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा इसमें भी बहुत से नए नए टेक्निक यूज़ होते हैं, और उन्नत खेती अब होने लगी है। उसके साथ साथ इंश्योरेंस का जो कवरेज मिलता है उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो पहले से किसान ज़्यादा सिक्योर्ड है। बहुत सा आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल का जॉब छोड़ के लोग खेती कर रहे हैं, तो अगर इसको कॉमर्शियल वेंचर की तरह दिया जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। और पिछले साल जब पेंडेमिक ने के चलते भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब होने लगी थी, उस समय एग्रीकल्चर था जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा और एक्सपोर्ट भी बढ़ा। तो मैं समझता हूँ कि कृषि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था में, और लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हेल्थ कॉन्शियस होते जाएंगे तो पश्चिम देशों की तरह इधर भी लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान देंगे। आप देखिए जो जंगल है वहाँ तो कोई तरह का खाद नहीं दिया जाता, लेकिन वो तो उसी तरह हरा भरा रहता है। तो जमीन में अपनी एक शक्ति है जो पेड़ पौधों को उपजाती है, बड़ा करती है। तो उम्मीद है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे पॉपुलर होता जाएगा।
सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने अपना जीवन का लगभग 3/4 भाग बैंक में नौकरी करते हुए बिताया है और एक बैंकर होते हुए आपको अपनी नौकरी के दौरान भी कई तरह के किसानों से मुलाकात हुई होगी, किसानों की समस्याओं को आपने देखा होगा। आज जब आप एक किसान हैं और आपको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है भारत में कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किन समस्याओं का निदान करके हम भारत के किसानों को ऊपर ले जा सकते हैं? या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है किसानों के आय को डबल करना, कैसे हम इसे डबल कर पाएंगे? मैं अपने गांव की बात करता हूं। वहाँ लैंड बहुत फ्रेगमेंटेड हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी उन्नति आई है और धीरे धीरे आ रही है। और जो हमारा यील्ड है जमीन का वो बढ़ता जा रहा है और लोग अब कॉमर्शियल फार्मिंग करने लगे हैं। जैसे अब धान और गेहूं के बदले सब्जी उपजाते हैं और कैश क्रॉप उपजाते हैं, तो उनके इनकम में भी तो धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। उनको लगता है कि सरकार की जो नीति है हमारे कृषि को मदद करने की, उसके चलते कृषकों का इनकम बढ़ेगा, बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। सर, आप बैंक के एग्जीक्यूटिव थे, अभी आप किसान हैं। अगर आपको किसान राकेश नारायण और जनरल मैनेजर या बैंकर राकेश नारायण के बीच तुलना करने के लिए कहा जाए, तो आप कैसे इसे तुलना करेंगे? देखिए, जो आनंद अभी मिल रहा है, हालांकि बैंक में मैं बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहा, बहुत से काम किए, लेकिन जो आनंद अभी मिल रहा है वो शायद उतना आनंद, कंपैरेटिवली उतना आनंद वहाँ नहीं था। क्योंकि यहाँ मैं खुद अपने खाने का सारा कुछ खुद उपजाता हूँ और इस मामले में सेल्फ सफिशिएंट हूँ, तो ये ज्यादा आनंद देता है। सर, आपने अपने बैंकिंग करियर के दौरान एक चीज देखा होगा, जो जो भारत में किसान है, खास करके छोटे और मझौले किसान, उनकी इच्छा ऋण माफी को लेकर के काफी रही है, जो बैंक उनके कृषि को माफ कर दे या कृषि ऋण से जो जुड़े हुए के सूद हैं वहीं पर उनको थोड़ा बहुत छूट मिल जाए। अब जब आप खुद एक किसान हो चुके हैं और आप किसानी कर रहे हैं, तो आप किसानों के इस इच्छा को किस रूप में देखते हैं? कितना कहां तक उसको बैंकों के किसानों के इन समस्याओं को सरकार को एड्रेस करना चाहिए? आपका नजरिया क्या है इसे लेकर के? देखिए, मुझे मोहम्मद यूनुस की वो किताब याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जो भी ऋण देते हैं उसमें आप छूट कभी मत दीजिए, क्योंकि एक बार आप छूट देते हैं तो फिर उस तरह का इनएक्शन, इनर्शिया उसमें डेवलप कर जाती है। अभी इंश्योरेंस बैकअप भी है और अगर किसी नेचुरल कैलामिटी के साथ के कारण फसल में कुछ लॉस होता है तो उसका भरपाई हो जा सकता है। ये जो डेट रिलीफ की बात है वो बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए। और ऐसा है कि आज़ादी के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी डेट रिलीफ हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में है। जब इसको आप एक पॉलिटिकल एजेंडा बना लेते हैं तो ये किसानों के हित में अच्छा नहीं है। आपने काफी महत्वपूर्ण चीजों को हमें बताया और हमारे दर्शकों ने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो किसान, खास करके जो आपकी तरह के लोग हैं या वैसे लोग जो शिक्षित बेरोजगार हैं और उन्हें किसानी करना चाहिए आज के दिन में, या किसानी की तरफ जो लोग जा रहे हैं, उन्हें क्या क्या चीजें शुरुआत में करनी चाहिए? बिगिनर्स फार्मर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं इसके लिए बहुत क्वालिफाइड नहीं हूं, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव बहुत कम दिनों का है। लेकिन आप YouTube में देखेंगे तो उसमें बहुत से
एक्सपर्ट का एडवाइस अवेलेबल है। आपको क्या खेती, जैसे कि आप अगर सिर्फ धान और गेहूं उपजाते हैं तो आपको शायद उतना इनकम नहीं होगा जितना आपको सब्जी उपजाने में होता है। और जब भी आप इस तरह का सब्जी या फल लगाते हैं तो उसके साथ साथ एलाइड एक्टिविटी जैसे बकरी पालन, या अगर जगह है तो मछली पालन, ये आपके इनकम को सप्लीमेंट करेगा। अनफॉर्चुनेटली गोटरी बहुत पॉपुलर नहीं हो सका है, लेकिन अभी हम लोग अपने फार्म में गोट भी रखने का सोच रहे हैं। तो हमेशा इस तरह के चीज़ों को खेत में लगाना चाहिए जिससे इनकम ज़्यादा होता हो, और उसके साथ साथ एलाइड एक्टिविटी जैसे अभी पोल्ट्री में कड़कनाथ का ट्रेंड चल चुका है। ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो रहा था एमपी में, और अब सब जगह लोग इसको पालते हैं जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है। तो इसके साथ साथ आपको ये एलाइड एक्टिविटीज भी शुरू करना चाहिए, और इसमें लागत बहुत कम आता है, रिटर्न बहुत ज्यादा है। सर, आपने लागत और रिटर्न की बात की। आप एक क्वालिफाइड बैंकर रहे हैं, आप बैंक में उच्चाधिकारी रहे हैं, आपने कई तरह के बैलेंस शीट देखे होंगे, और उन बैलेंस शीट में आपने एसेट देखा होगा, लायबिलिटीज देखी होगी और प्रॉफिट देखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने 1 साल के किसानी कैरियर के बाद अगर आप अपना तुलन पत्र बनाते हैं तो आप अपने आप को लाल में पाते हैं या हरे में पाते हैं? देखिए, अगर मैं उस तरह का बैलेंस शीट बनाऊं तो जो मेरा एसेट साइड होगा वो इतना बड़ा होगा जो मैं पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। लगभग 1 साल बीत गए, लेकिन 1 साल कैसे बीते पता ही नहीं चला। जो आनंद और सुख की प्राप्ति अभी हो रही है वो पहले नहीं थी। तो मैं ऊपर वाले का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा मौका मिला। दिल्ली के पास रहते हुए भी यहाँ पर जमीन मिल गया, और अब तो अगले साल खेत खरीदने की भी बात हो रही है। तो ये बहुत आनंद देता है। और ये मैंने जैसे पहले कहा, ये मेरा कोई कॉमर्शियल वेंचर नहीं था, अभी तो हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगले साल से शायद इसको कॉमर्शियल वेंचर में शुरू। सर, आमतौर पर बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ के होंगे, जिन्होंने आपके साथ नौकरी की और वो अब या तो रिटायर हो चुके होंगे या रिटायर होने के कगार पर होंगे, और उनके मन में भी आपको देख करके कृषि कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई होगी। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो इस क्षेत्र में आए या उन्हें कोई दूसरा क्षेत्र जाना चाहिए? देखिए, मेरे साथ जो भी लोग हैं जिनका गांव से लगाव है या गांव में अगर जमीन है, तो बहुत से मित्रों ने जो अभी रिटायर नहीं हुए उन लोगों ने भी पूछा कि ये करना कैसा रहेगा। तो मेरा रिस्पांस हमेशा पॉजिटिव रहा। और शुरू में जैसा मैंने कहा, हर आदमी के खुशी का पैमाना अलग अलग होता है। कुछ लोगों को इससे बहुत दिलचस्पी है और शायद वो ये काम करना शुरू करें। सर, एक चीज बताइए, जो आपने बताया आपने गाय रखा हुआ है, गाय के पास से आपके पास गोबर होता है, तो क्या वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं? हाँ, वहाँ वर्मी कंपोस्ट एक्चुअली वो गाय मेरी नहीं, जैसे मैंने कहा मैं तो कुछ जमीन वहां पर लिया हूँ, लेकिन इतने लार्ज हार्टेड है जिनका वो खेत है कि उनके हर फैसिलिटी में मेरा एक्सेस है। तो वो जो गोबर और गौमूत्र है उसके उससे वो ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं जो वहाँ पर सब्जी के में दिया जाता है। और वर्मी कंपोस्ट का भी उनका वो भी काम चलता है। तो चूंकि गाय है इसके चलते ये काम आसानी से हो जाता है। और गाजियाबाद में एक सेंटर है जहाँ से उनको बैक्टीरिया मिल जाता है, तो यही खाद के लिए ही इस्तेमाल होता है। सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम यही चाहेंगे कि इसी तरह आप बीच बीच में आते रहें और हमारे दर्शकों को
कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई और भी चीजों का ज्ञानवर्धन करते रहें। साथ ही साथ आपकी किताबें अभी हमें मिले और आप हमसे जुड़े, हमारे दर्शकों से जुड़े, इसके लिए मैं आपका दिल के गहराइयों की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं। जाते जाते सर, हमारे दर्शकों को आपके मन की कोई बात अगर आपको कहनी है तो आप कह करके विदा होंगे। जरूर जरूर। देखिए, आदमी गलती करके ही सीखता है। जब पहली बार मैं वहाँ सीड लेकर लगा रहा था, उसमें मूली था, चना था, बहुत से था, तो वो इतने करीब उनको लगा दिया था कि वो प्लांट बहुत घना हो गया था। तो उसमें बाद में पता चला कि इसको इतना क्राउडेड नहीं करना है, इसको थिन आउट करना है। तो थिन करने के बाद यील्ड बढ़ गया। तो इस तरह से आदमी जब नए वेंचर में जाता है, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन उस गलती का जो समाधान किया जाता है तो उससे बहुत खुशी होती है और शायद अगले साल ज़्यादा अनुभव हो। ये ऐसा है जिसमें बहुत मेहनत है लेकिन आनंद भी है। तो अगले साल शायद एक्सपीरियंस बढ़े और हम और कमर्शियल वेंचर में शुरू कर सके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देश के अवकाश प्राप्त बैंकिंग एग्जीक्यूटिव श्री राकेश नारायण, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से अवकाश लेने के बाद उन्होंने खेती को अपना सगल बनाया और जाकर के वहां पर अपनी मिट्टी से 400-500 किलोमीटर दूर हट करके खेती शुरू करी। वहां पर नए नए प्रयोग शुरू किए। अपनी कृषि में परंपरागत कृषि के साथ इन्होंने एलाइड एक्टिविटीज को जोड़ा और भी कई चीजें इन्होंने करी। मैं इस वीडियो को देख रहे मेरे उन मित्रों को जो किसी कार्य में संलग्न हैं, जिनको दिक्कतें आती हैं, उन्हें यह सुझाव दूंगा कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एग्रीकल्चर ही ना करें, उसके साथ साथ आप एलाइड एक्टिविटीज करें। क्योंकि डायरेक्ट एग्रीकल्चर में जब आपके पास खेती करने के लिए 120 दिन का अगर आपका एक फसल का पीरियड है तो उसमें अब पहले 30 दिन और बाद के 30 दिन 60 दिन आपको परिश्रम करना होता है। जो 60 दिन आपके पास खाली होता है, इसमें आप अलाइड एक्टिविटीज के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो आपके तत्कालीन नीड को मीट कर सकता है। मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को देखा, आपने इस लाइव को देखा और इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। आप मेरे फेसबुक वॉल पर फिर आपको मैं किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा जो हमें हमारे आम दैनंदिनी की चीजों के बारे में बखूबी बताएंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से श्री राकेश नारायण का धन्यवाद करता हूं और आप सभी से कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे मिस करता है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल यूनिक वर्ल्ड यूट्यूब पे जाकर के। अंत में आप सभी से ये गुजारिश करते हुए कि आप वैक्सीन जरूर लीजिएगा और कोरोना के इस दौर में सतर्कता बरतिएगा। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।